हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विस्वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनसंख्या शिक्षा का महत्व। इसके पहले की क्लास में यहाँ तक हो चुका था, ये सारा हम यहाँ तक दे चुके थे। हमारी इसके बाद की क्लास जो है ये यहीं से आज हम शुरू कर रहे हैं, जनसंख्या शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, जनसंख्या शिक्षा का महत्व के बारे में बताया गया है। सन 1974 जनसंख्या शिक्षा वर्ष था तथा इस वर्ष की महान घटना बुखारेस्ट में जनसंख्या शिक्षा संगोष्ठी 10 से 30 अगस्त का आयोजन किया जाना था। यहाँ की संगोष्ठी में भाग ले रहे 3,500 प्रतिनिधियों ने जिसे पॉपुलेशन ट्रिब्यून के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित करते हुए एक घोषणा की जो निम्नलिखित है। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे दिया गया है कि 3,500 प्रतिनिधियों ने जिसे पॉपुलेशन ट्रिब्यून के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि पॉपुलेशन ट्रिब्यून क्या है, पॉपुलेशन ट्रिब्यून, तो ये है जो इतना 3,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिए हैं जनसंख्या संगोष्ठी में, और ये पॉपुलेशन ट्रिब्यून के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रिब्यून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस तरह बना देते हैं, पूछ लेते हैं, इससे आता ही है। शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित करते हुए एक घोषणा की जो निम्नलिखित है। जनसंख्या शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए हम घोषणा करते हैं कि नंबर 1, उन्नति की प्रेरणा प्रदान करने में शिक्षा का सर्वोपरि स्थान है तथा उनके द्वारा युवक युवतियां अपनी उन्नति के लिए संकल्पित होने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नंबर 2, शिक्षा का चरम उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उन्नति हेतु भावी नागरिकों के ज्ञान, कौशल, योग्यताओं एवं अभिवृत्तियों का संपूर्ण मानवीय साधनों का विकास करना है। नंबर 3, प्रत्येक राष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या हेतु आहार, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के अवसर, उच्च जीवन स्तर एवं सुखी पारिवारिक जीवन की समस्याओं की हल प्राप्ति से संबद्ध होने के कारण जनसंख्या शिक्षा समूची शिक्षा व्यवस्था को वास्तविक एवं सार्थक बनाती है। नंबर 4, जनसंख्या शिक्षा का अत्यंत विशुद्ध शैक्षिक आधार है। प्रत्येक राष्ट्र की जनसंख्या की विशेषताएं तथा उसमें हो रहे परिवर्तन का प्रत्यक्ष संबंध प्रत्येक नागरिक के संपूर्ण जीवन से है, चाहे राष्ट्र की आबादी घनी हो या कम, अथवा राष्ट्र विकसित हो या विकासोन्मुखी हो। तो ये बताया गया है कि जो जनसंख्या शिक्षा का महत्व बताया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे छोटे परिवार का महत्व दिया गया है, ये आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, छोटे परिवार का महत्व, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और यही क्वेश्चन होता है जो हमें नया मिल जाता है। हम लोग कहते हैं वो हमें तो कहीं पढ़ा, हम तो कहीं पढ़े ही नहीं है, हमें तो कहीं मिला ही नहीं ऐसा, हम तो कोई बुक ही नहीं पढ़े हैं, कोई टॉपिक ही ऐसा नहीं पढ़ाया गया है, पर ऐसे ही पूछता, यही सबसे उठा लेता है। छोटे परिवार का महत्व देख लीजिए, यह है, आप इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, डिटेल में पास करके आप इसको रीड कर लीजिएगा। छोटे परिवार का क्या महत्व होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। ये देखिए, हम आपको इसीलिए जूम कर दिए कि अच्छे से विजुअल हो। सीमित परिवार दिखाया गया है, माता पिता और 2 बच्चे सीमित परिवार में है। यहाँ पे छोटे परिवारों का परिवार के लिए विशेष महत्व ये दिया गया है। छोटे परिवारों का परिवार के लिए विशेष महत्व, तो परिवार के लिए, उसके बाद उद्योग के लिए, देश के लिए, सारे लोगों के लिए बताया गया है कि परिवार के लिए क्या महत्व है छोटे परिवार का। उसके बाद ये आप यहाँ विशेषता पढ़ लीजिएगा, महत्व यहाँ दिया गया है। ये देखिए, परिवार के लिए महत्व क्या है। छोटे परिवार का निम्नलिखित कारणों से महत्व, यह महत्व दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास का अधिक अवसर मिलता है,
मातृत्व से होने वाली मौतें कम होती हैं, मतलब मातृत्व मृत्यु दर कम होती है, शिशु मृत्यु दर की मात्रा कम होती है, छोटे परिवार को उत्तम पोषण प्राप्त होता है जिससे परिवार का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये बात है कि जो छोटे परिवार के निम्नलिखित कारण या महत्व जो बताया गया है वो ये बताया गया है, ये महत्व होता है छोटे परिवार की, ये विशेषता होती है, ये महत्व देखा जाता है। उसके बाद 7वां पॉइंट भी है इसमें, ये आप देख लीजिए। 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट सारा है इसमें। 8वें पॉइंट में क्या दिया गया है, छोटे परिवारों में बच्चे का मानसिक विकास उत्तम होता है। छोटे परिवारों में बच्चों का बौद्धिक विकास उत्तम होता है, मतलब बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, छोटे परिवारों में व्यक्ति का जीवन स्तर उत्तम होता है। सब कुछ दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं उद्योग के लिए। छोटा परिवार उद्योग के लिए क्या महत्व रखता है, ये है छोटा परिवार का उद्योग के लिए निम्नलिखित महत्व है। छोटा परिवार का उद्योग के लिए क्या महत्व है। नंबर 1, छोटा परिवार होने पर जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास नहीं करती, इससे उद्योग में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी नहीं होती। छोटे परिवार के कारण मौद्रिक प्रसार होता है तथा बढ़ते हुए विनियोजन से सामान्य क्रय शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, रोजगारों में वृद्धि होती है। रोजगारों में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, विकास की गति बढ़ती है। ये सारे छोटे परिवार होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। छोटे परिवार के उपभोग में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है। ये सारे छोटे परिवार के महत्व दिए गए हैं। अब यहाँ ये तो उद्योग के लिए महत्व था, उसके बाद परिवार के लिए महत्व देख लिए, उद्योग के लिए महत्व देख लिए। अब हम देश के लिए महत्व देखें, छोटे परिवार के देश के लिए क्या महत्व है। छोटे परिवार का देश के लिए महत्व की बात करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे दिया गया है देश के लिए क्या महत्व है। छोटे परिवार होने पर कम जनसंख्या होगी तो देश अपने देशवासियों की बुनियादी आवश्यकताओं को भली प्रकार पूरा कर पाएगा, पहला महत्व। दूसरा महत्व, इसमें ऐसे बहुत सारे महत्व दिए गए हैं, आप देख लीजिए। जो छोटा परिवार होगा तो ये देश के लिए महत्व रखता है, ये देश के लिए उपयोगी होगा। छोटा परिवार का छोटा होना ये महत्व रखता है और ये उपयोगी होगा। उत्पादन में वृद्धि होगी, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। छोटे परिवारों से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ये आप देख सकते हैं अच्छे से, जितने पॉइंट दिए गए हैं, 14 पॉइंट दिए गए हैं। ये सारा आप पास करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण भी भारत में पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है पहला मृत्यु दर, उसके बाद दूसरा जन्म दर। भारत में स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा किसी भी देश में जनसंख्या को निश्चित करने वाले प्रमुख कारक यही हैं। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, ये कारण जो है 2 कारक होते हैं। इन कारकों में 2 कारण होते हैं, एक मृत्यु दर, दूसरा जन्म दर। और यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत में हो रही गतिपूर्ण जनसंख्या के निम्नलिखित कारण प्रमुख हैं। जो भारत में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है उसमें ये कारण हैं सारे। सामाजिक कारण है, संयुक्त परिवार, बाल विवाह, ये सब कारण है, जनसंख्या वृद्धि होने की कारण है। तो यहाँ पे ये सब दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। सामाजिक कारण, संयुक्त परिवार, बाल विवाह, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, ये आप देख लीजिए, निरक्षरता, विधवा विवाह। उसके बाद भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण आप पहले देख लिए, अब यहाँ पे तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह आप फंसा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया कि भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो आप इन पॉइंट को रखोगे। और आपसे पूछा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो आप इन पॉइंट को रखोगे। देखो इसमें जो आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है वो सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण, सामाजिक में इतने आ रहे हैं, ये संयुक्त परिवार, बाल विवाह, निरक्षरता, विधवा विवाह, ये तो आपका हो गया जनसंख्या वृद्धि के कारण। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आर्थिक, प्राकृतिक, धार्मिक। उसके बाद
परिवार नियंत्रक विधियों के उपयोग के प्रति उदासीनता। उसके बाद मनोवैज्ञानिक, तो कहने का मतलब जो मनोवैज्ञानिक सोच रखते हैं वो भी एक कारण है। पारिवारिक नियंत्रक विधियों के प्रति उदासीनता, लोग इसको अपनाना नहीं चाहिए, इससे प्रति उदासीन होते हैं, तो इसीलिए ये भी एक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण है। जो भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, इसके ये सारे कारण हैं। अब यहाँ पे दिया गया है आर्थिक कारण, डिटेल में आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है नंबर 2 डिटेल। पहला तो हम देख चुके हैं, हमारा सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण के अंतर्गत आने वाला हमारा था संयुक्त परिवार, बाल विवाह, ये सब। ये देखिए यहाँ पे जो दिया है सामाजिक कारण के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। ये सामाजिक कारण की ये अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं जो इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं। पहले इसको दिखा दें आपको। ये सामाजिक कारण है, सामाजिक के अंतर्गत ये आ रहा है सब। उसके बाद आर्थिक कारण जो हमारा है, आर्थिक कारण में इसके अंतर्गत आने वाले नहीं हैं। मतलब जो आर्थिक कारण है ये इसमें आता है मजदूर, कृषक, दस्तकार, तो ये सब अपना कैसे इनकी चल रही कैसे ये के बारे में बताया गया है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में प्राकृतिक कारण बताया गया है। ये आप देख लीजिए प्राकृतिक कारण भारत की जलवायु गर्म है। जो हमारे यहाँ तेज, यहाँ पे अगर हम बात करें कि तेज वृद्धि का जो कारण है प्राकृतिक कारण भी होता है। प्राकृतिक कारण क्या है? क्योंकि भारत की जलवायु गर्म है। अगर आपसे पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक कारण कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। भारत की जलवायु गर्म है, अतः यह बच्चों में कम आयु में ही प्रजनन परिपक्वता आ जाती है। यही कारण है कि जब ठंडे देशों में लड़कियां शादी योग्य होती हैं तब तक भारत में लड़कियां 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। जब तक ठंडे प्रदेश में लड़कियां शादी योग्य होती हैं तब तक भारत में लड़कियां 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। तो ये हमारे इंडिया में प्राकृतिक कारण यही है। हमारा जो जलवायु है हमारे यहाँ का गर्म जलवायु है। उसके बाद धार्मिक कारण, हमारे यहाँ धर्म को से लेके हर चीज़ जोड़ देते हैं। धर्म कहते हैं हमारे धर्म में ये है, इतने में शादी हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। सारे धर्मों में अलग अलग सबका तरीका होता है। उसके बाद परिवार नियंत्रण विधियों के प्रयोग के प्रति उदासीनता, जो इन सब के बारे में बताया गया है। जो परिवार उदासीनता रखते हैं नियंत्रण विधियों का प्रयोग करने में, उदासीन रहते हैं उससे, ये बातें हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण, छठा पॉइंट मनोवैज्ञानिक कारण। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, ये मनोवैज्ञानिक कारण आप देख लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक कारण है ये। मनोवैज्ञानिक कारण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम दिया गया है यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम में क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि पहला स्वास्थ्य एवं पोषण में कमी। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम जो होते हैं वो स्वास्थ्य एवं पोषण में कमी। लोगों के स्वास्थ्य अच्छे नहीं होते हैं और पोषण भी नहीं अच्छा मिल पाता, स्वास्थ्य पोषण में कमी देखी जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है फ्रेंड्स। अगर आपको हम बताएं तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो आय होती है वो प्रति परिवार आय होती है या प्रति व्यक्ति आय होती है, या इस तरह क्वेश्चन बनाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि इनकम जो होती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है, और वही बात यहाँ कही गई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी। मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। जो परिवार अगर अधिक होगा, जायज़ बात है कि परिवार अगर अधिक है तो प्रति व्यक्ति इनकम में कमी होगी ना, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी, जब प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी। अगर प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत में कमी है तो वो
अच्छा नहीं माना जाता है। जनसंख्या ज़्यादा होने से समस्या होती है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 53% बढ़ी, परंतु जहाँ जनसंख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आर्थिक विकास का उतना लाभ समाज को नहीं मिल पाया। कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो अच्छी नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। ये यहाँ दिया गया है सब, इसको आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, अब ये देख लीजिए, दिखाया गया है कि अगर जनसंख्या वृद्धि कम तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास अधिक। अगर जनसंख्या कम होगा तो हमारे राष्ट्र का आर्थिक विकास अच्छा होगा। जनसंख्या कम होगा तो राष्ट्रीय विकास हमारे देश का अच्छा होगा, हमारे राष्ट्र का। जीवन स्तर देखिए यहाँ लिखा गया है, जनसंख्या वृद्धि कम और राष्ट्रीय आर्थिक विकास अधिक, तो जीवन स्तर अच्छा होगा, जीवन स्तर उन्नत होगा। यहाँ कोई चीज़ यहाँ बताया गया है, जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में संबंध, रोजगारों में कमी। देखिए ये आप देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक और राष्ट्रीय आर्थिक विकास कम, जीवन स्तर निम्न। अगर जनसंख्या वृद्धि अधिक है और राष्ट्रीय आर्थिक विकास कम है तो जीवन स्तर निम्न होगा, और अगर जनसंख्या वृद्धि कम है, राष्ट्रीय आर्थिक विकास अधिक है तो जीवन स्तर उन्नत होगा, अच्छा होगा। जनसंख्या वृद्धि तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास में संबंध, रोजगारों में कमी। अगर ये होगा तो रोजगार में कमी होगी, समस्या आएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आवास समस्या। अगर अधिक जनसंख्या है तो आवास की भी समस्या होगी, आवास समस्या। चौथा पॉइंट आवास समस्या। ये हमारा जो चल रहा है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम चल रहे हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण में कमी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी। उसके बाद रोजगारों में कमी, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आवास समस्या। ये सब आपसे ELT में भी पूछा जा सकता है, तो आपको यही पॉइंट आपको बताने होंगे, पॉइंट लिखने होंगे कि क्या होता है। राष्ट्र प्रति कमरा औसत व्यक्तियों की संख्या, ये दिया गया है, यहाँ पे चार्ट दिया गया है, ये आप चार्ट देख लें। फ्रेंड्स, हम चाह रहे हैं कि आज इस लेसन को समाप्त कर दें। ये कनाडा 1969 में, 59 में, 1 मिनट 69 ही है, ठीक, 69-70 इतना था, 0.7। उसके बाद चीन 1970 में इतना 1.6। ये प्रति कमरा व्यक्ति है, यहाँ पे दिया गया है ना, प्रति राष्ट्र प्रति कमरा औसत व्यक्तियों की संख्या, ऐसे सबका दिया गया है। जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, भारत। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, ये दिखाया गया। अगर आपसे ELT में आ गया क्वेश्चन तो इस तरह आप लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ELT प्री मेंस लगा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, ये सारे दुष्परिणाम इस तरह आप डिजाइनिंग करके लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, ये आप पास करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आते परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य, ये बताया गया, और भी ये बताया गया अस्वस्थ नागरिकों के प्रतिशत में वृद्धि। उसके बाद मातृ शिशु मृत्यु में वृद्धि, गरीबी, 7वां पॉइंट। तो परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में दिया गया है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं WHO के बारे में बताया गया है, WHO की बात की गई है। महिला स्वास्थ्य, उसके बाद ये आप देख लीजिए, ये इतना है सर। अनचाहे गर्भ को रोकना, ये जो है परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में महिला स्वास्थ्य की बात की जाती है। परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य में देखा जाता है कि महिला स्वास्थ्य जो है, महिला स्वास्थ्य
ये किसके अनुसार है, थोड़ा सा हम इसको रीड करके बात कर लेते हैं। परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैज्ञानिक समूह ने विचार विमर्श के पश्चात सूचीबद्ध किए हैं, वे संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। वो बोला है कि महिला स्वास्थ्य, जो परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन के टाइम पे महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार होने चाहिए। तो महिला स्वास्थ्य हो गया। उसके बाद दूसरा, अनचाहे गर्भ को रोकना। यहाँ पे अनचाहे, जो आप जब नहीं चाह रहे हैं तो गर्भ धारण ना हो, अनचाहे गर्भ को रोकना। उसके बाद जनसंख्या, ये जो आपका है, जनसंख्या को सीमित रखना तथा उचित समय का अंतर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी का पॉइंट है ये, जनसंख्या स्वास्थ्य, जनसंख्या को सीमित रखना तथा उचित समय का अंतर। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये माँ की आयु के अनुसार पहले तथा आखिरी बच्चे का समय निर्धारित करना, क्योंकि माँ की जो एज होती है उसके बीच में भी देखना है कि जो पहला बच्चा है और दूसरे बाद का बच्चा, उसमें कितना समय निर्धारित होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य। उसके बाद नवजात तथा शिशु का स्वास्थ्य, ये हो गया। उसके बाद भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली रुकावटें, ये देखो, ये सारा है। भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली रुकावटें, पहला अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा। भारत की अभी भी 70% जनसंख्या अशिक्षित है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? गरीबी, अशिक्षा। दूसरा पॉइंट गरीबी। तीसरा दोषपूर्ण सामाजिक मान्यता। चौथा ग्रामीण जनसंख्या की विफलता। पांचवा अंधविश्वास, अंधविश्वास में लोग पड़े रहते हैं ना। उसके बाद छठा पॉइंट, परिवार नियोजन की कृत्रिम उपयोगों के प्रति डर एवं घृणा। लोग परिवार नियोजन के लिए जो कृत्रिम उपाय हैं उनसे डरते हैं और घृणा करते हैं, दूर रहते हैं। परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों की अरुचि, जो परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी भी अरुचि होती है, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा देखभाल, उनकी जो भूमिका होती निभाते नहीं अपनी। तो यहाँ पे दिया गया है, संतति निरोधक उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 1 दिया गया है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता हेतु सुझाव। तो यहाँ पे जो परिवार नियोजन सफलता हेतु सुझाव, वो इतने सुझाव दिए गए हैं, आप देख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उसके बाद ये दिया गया है यहाँ पे, टीवी सिनेमा आदि आधुनिक प्रचार प्रसार साधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में नशबंदी तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम से होने वाले लाभों का और अधिक गति से प्रचार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब प्रचार प्रसार हो, लोगों में अशिक्षा न जानकारी है ना, जानते नहीं हैं चीज़ों को, अपनाते नहीं, इसीलिए ये सारा दिया गया है। ये कई तरह से भी होता है, ये बताया गया यहाँ पे कि ये देखिए, दूरबीन की सहायता से महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन करना खतरे के बाहर तथा अधिक सरल होता है, दूरबीन के माध्यम से बताया गया है। ये सब है। उसके बाद सारणी दिया गया है, राज्यवार जनसंख्या अध्ययन ब्यौरा। ये जनसंख्या का ब्यौरा दिया गया है, कहाँ की कितनी जनसंख्या, कितना जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर क्या है, अनुमानित मृत्यु दर क्या है, अनुमानित जन्म दर क्या है। उसके बाद महिलाओं की शादी योग्य औसत आयु, ये सब यहाँ पे दिया गया है, इसका पूरा ये चार्ट है। पंजाब में क्या है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तो ये सारा इसका चार्ट बहुत बड़ा है। ये देखिए, इतना यहाँ से पूरा टोटल, वो वहाँ से शुरू किया गया और सब कर दिया गया। इसको आप डिटेल में पाँच करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, आप इसको डिटेल में अच्छे से पाँच करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन
कभी कहीं पूछा भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आए ही या ना ही आए। तो ये आप इसको पास करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ ये देख लीजिए आप, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे सारणी दूसरी दी गई है, स्वीकार्य गर्भनिरोधक को दर्शाने वाले आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा। जो स्वीकार किए हैं, स्वीकार्य गर्भनिरोधक को दर्शाने वाले मतलब लोग जो है गर्भनिरोधक को जो स्वीकार किए हैं उनका ये है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये है, ये स्वीकार करने वाले हैं, जो स्वीकार किए हैं लोग। ये उसका चार्ट है, साड़ी दी गई है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गोवा। आप तुलना कर लीजिए कहाँ की क्या स्थिति है। ये इतना अच्छा दिया गया है, चार्ट है ये 2 चार्ट है। अब मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं। एक राज्यवार जनसंख्या अध्ययन ब्यौरा है, ये देखिए पहला जो मैं दिखाई हूँ राज्यवार जनसंख्या अध्ययन ब्यौरा है, और दूसरा इसकी साड़ी है, दूसरी साड़ी क्या है, ये स्वीकार्य गर्भनिरोधक को दर्शाने वाले आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा है। ये दोनों साड़ी अलग अलग ही हैं। आप इसको बढ़िया से, इतना हम सब इसको दिखा दिए हैं। अब इधर दिखाते हैं, ये क्या है, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के चुनिंदा आंकड़ों का राज्यवार, ये है। तीसरी साड़ी नंबर 3 यहाँ दिया गया है, ये साड़ी नंबर 3, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के चुनिंदा आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा, ये यहाँ पे दिया गया है सारा। टॉक्साइड टीके के 2 खुराक सब दिया गया ना यहाँ पे। ये देखिए राज्य में क्या क्या कैसे सुविधाएं दी गई हैं बच्चों के लिए जन्म लेने के बाद। पैदा हुए बच्चों का प्रतिशत, पिछले 4 वर्षों में पैदा हुए बच्चों का प्रतिशत है, और ये देने की कुछ बातें भी की गई है। उसके बाद ये है भारत में क्या है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सबके बारे में बताया गया है। ये आप देख लीजिए, यहाँ तक ये है, ये यहाँ तक है। उसके बाद इतना और दिया गया इसके बारे में, ये देखिए इतना और देख लीजिए। मिजोरम, नागालैंड सब वही है। बस लास्ट फ्राइडे थी, ये समाप्त हो गया है। ये आप अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, देख लीजिए, देखने में क्या जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ आप देखेंगे 3 साड़ियाँ दी गई हैं, तीनों साड़ी में इस तरह बताया गया है। तीसरी साड़ी है, यहाँ पे बताया गया जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं की चुनिंदा आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा, मतलब जो जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं जो स्थितियाँ हैं उन सब का आंकड़ा और राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। ये देखिए भारत राज्य में क्या स्थिति है, उत्तर भारत में क्या है, दिल्ली में क्या है, हरियाणा में क्या है, राज्यवार दिया गया है, राज्यवार स्थिति है। तो ये आज टॉपिक हमारा ये लेसन समाप्त हुआ, परिवार नियोजन वाला लेसन समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। और इसके बाद की जो मेरी क्लास होगी इसमें देखो ये दिया गया, आप ये सारे प्रैक्टिस में डाल दी हूँ अपने इसी चैनल पे, इससे सारा प्रैक्टिस में डाल दी हूँ, इस वाले लेसन का प्रैक्टिस में डाल दी हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, और वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, भारत परिवार नियोजन विभाग की स्थापना हुई, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, परिवार नियोजन के लिए पुरुषों के लिए क्या अपनाया जाता है, महिलाओं के लिए क्या अपनाया जाता है। देखिए ये परिवार नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला साधन या अपनाया जाने वाला साधन। उसके बाद परिवार नियोजन के लिए सुझाव, तो भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली रुकावटें, ये सारी चीज़ें अंतः गर्भाशयी विधि का रूप है। तो सारा कहने का मतलब इसमें सब कुछ दिया गया है, और इसी तरह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये आप अगर पढ़ेंगे तो कहीं आपके लिए बेकार नहीं है, ये समझ लीजिए। और देख लीजिए इतना क्वेश्चन यहाँ से जो बना हुआ है, ये आप देखिए, भारत परिवार नियोजन विभाग की स्थापना हुई, कब हुई। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि कम होने से राष्ट्रीय विकास की गति पूछा है, अभी वहाँ हम लोग रीड कर रहे थे, मिला हुआ था। जनसंख्या वृद्धि अधिक होने से जीवन स्तर होता है, निम्न होता है। जनसंख्या वृद्धि अगर अधिक होगी तो जीवन स्तर क्या होगा, निम्न होगा। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि कम होने से राष्ट्रीय विकास की गति क्या होगी, बढ़ती है।
उसके बाद भारत में परिवार नियोजन विभाग की स्थापना हुई 1951 में। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं। यहाँ पे देखिए ये जनसंख्या वृद्धि से यहाँ ये बताया गया। उसके बाद गर्भ निरोधक के योनि में प्रयुक्त होने वाले साधन हैं। यहाँ लिखा गया जेली, कापर्टी, लूप, उपयुक्त सभी। तो कहने वाला ये क्वेश्चन बने हुए हैं, सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज परिवार नियोजन समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे इसके बाद की क्लास 12वीं क्लास है हमारी, सक्रिय विसंक्रमीकरण। सक्रिय विसंक्रमीकरण हम देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए आप, हैजा के बारे में बताया गया है, प्लेग के बारे में बताया, डिटेल में पढ़ेंगे। हैजा, प्लेग, टाइफाइड, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, इन सारे पित्त ज्वर, इन सब के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।